तो ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या क्वेश्चन है, ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की संसद की शक्ति में वर्णित है, 368 में वर्णित है। ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया है जो है 368 अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान के भाग 20 में, कितने में, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। संविधान में संशोधन की 3 पद्धति है। देखिए, पहला है साधारण बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत, उसके बाद विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन द्वारा। ठीक है, संविधान, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की एक शक्ति संवैधानिक शक्ति है, जिसे निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया। देखिए, स्थापित किया गया 368, एक 24वां संशोधन अधिनियम। ठीक है, भारतीय संविधान में 24वें संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा संसद में संविधान के संशोधन की शक्ति को स्पष्ट किया गया। संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि भाग 3 मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। यह भी निर्धारित किया गया कि दोनों सदनों से प्रेरित होकर विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति द्वारा सहमति देना बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन संबंधित है। अभी तक भारत में संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन वर्ष 1951 में हुआ था। इसके द्वारा सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए विशेष उपबंध कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिकार तथा भूमि उधार न्यायिक समय से जुड़े कानून की 9वीं अनुसूची प्रदान किया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सभा में पेश किया गया था। संसद में इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली, 9 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम विधेयक 2019 को भारत के उच्च सदन राज्य सभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 से पेश किया। यह अधिनियम उस दिन राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में इसे पारित कर दिया। संसद के इसे अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी। इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल हुआ, 1976 42वें संविधान संशोधन में। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का भाग 4 के क तक तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में सेक्युलर शब्द जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, 42वां संविधान संशोधन किया जा सकता है। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नहीं, धर्मनिरपेक्ष। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। 91वां संशोधन अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया है कि इस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% अधिक नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किया और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने को मदद करेगी, 73वें संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 तत्कालीन प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ। इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। इस उद्देश्य के लिए संशोधन में नया भाग 9 जोड़ा गया। इसमें पंचायत नाम दिया गया और नई भाग एक 11वीं अनुसूची पंचायत की 19 क्रियात्मक मदे जोड़ी गई। सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया, वो 76वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शामिल किया गया। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, 33वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 74 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष सभापति तभी स्वीकार कर सकते जब वे आशक्त आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र इच्छिक या वास्तविक है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा राज्यों द्वारा पारित 20 सुधार अधिनियमों को 9वीं सूची में शामिल करते हुए, ठीक है, उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता परीक्षण में मुक्त कर दिया गया। ठीक है, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उसे संविधान का प्रमुख अनुसूची में शामिल किया गया। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 अरुणाचल प्रदेश को व्यवस्थापिका मंत्री परिषद की स्थापना की गई। उन्नीस में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिया गया था? 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, एक मिनट। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के अंतर्गत गोवा को विधानसभा मुक्त 30 सदस्य पूर्ण राज्य का दर्जा और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया।
वर्तमान में दादर, नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। ठीक है, यार पता नहीं क्या राजस्थान कुछ काट लेता है हाथ को, सूझने लगता है। साफ करना पड़ेगा रूम यार, ये भी दिमाग खराब कर देता है। ठीक है, छोड़ो। गोवा को विधानसभा की सदस्य पूर्ण राज्य का दर्जा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्तमान में दादर, नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता को संशोधित संस्करण दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 30 संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया। ये किया गया 100वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2015। ठीक है, 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भूमि संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति के कुछ भागों का आदान प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99 संविधान संशोधन 2010 द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना। 121वें संविधान संशोधन 2016 द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 संबंधित है। देखिए, ये भारत और बांग्लादेश भूमि समझौते से। इनमें से 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संविधान के रूप में पेश किया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति का प्रदान करना। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? यह है 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1976 के तहत 19A अनुच्छेद 31 का लोप कर संपत्ति के अधिकार को 300 क में स्थापित कर संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में किया गया? अभी हम लोग कर रहे हैं 44वां। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन नागरिकों को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वें। ठीक है, 42वें है। 42वें संविधान संशोधन भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान, मिनी संविधान भी कहा जाता है। सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश और 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया। उसके तहत एक नया भाग 42 क को जोड़ा गया। इनमें से नए भाग में 51 नए भाग में 51 को जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य रखे। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। 35वां संविधान संशोधन 1976 सिक्किम को स्वराज दर्जा। 36वां 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बनाया गया। .
श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अभिनीत डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तन की वजह से मिनी संविधान कहा जाता है 42वें। अनुच्छेद 51 जिसे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है तो किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? 42वें। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान 42वां? षोडश समिति की समितियों को सिफारिश पर लागू किया गया। भारत के संविधान के निम्न इनमें से किन अंगों प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? देखिए, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आता है। न्यायिक समीक्षा के विधायिक अधिनियमों और नगर पालिकाओं का आदेशों और संवैधानिक की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश के अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है। भारतीय संविधान के 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती। इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन माध्यम से अनुच्छेद 201 में शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया? अनुच्छेद 2002 में। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस वर्ष 2002 में इसे मौलिक अधिकार माना जाने लगा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य 6 से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की व्यवस्था करेगा। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता अभिभावक तथा संरक्षक को अपने बच्चों की शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? और वो है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधन पारित किए गए, इसमें 103वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार के रूप में व्यवस्था दी गई? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की व्यवस्था दी गई। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में 1980 में असंवैधानिक अवैध घोषित कर दिया और कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें अलग करके नहीं दिखाना चाहिए।
भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राजधानी क्षेत्र बनाया गया? वो है 69वें संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान में अनुच्छेद 239 में संसद द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCT का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के 21 सदन में पारित किया गया। दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग अलग से। भारतीय संविधान संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में भाग 20 के 362 में संविधान संशोधन के संबंधित प्रक्रिया का वर्णन। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अचमन युक्त धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अरिवल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ किनारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल, जबकि अचमन युक्त धारा इनमें शामिल नहीं है। भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया? 37वां। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिनमें से पंचायती संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा व संरक्षण प्रदान किया गया। 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल किया गया? कन्नड़। किसे? कन्नड़। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया, जबकि कन्नड़ भाषा आरंभ में 8वीं सूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा की 8वीं सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। भारतीय संविधान में निम्न में से इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, देखिए ये जो मानवा है, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं को दर्जा दिया गया। संविधान के 96वें संशोधन उद्देश्य, एक मिनट, कौन सा है? उड़ीसा के स्थान पर उड़िया शब्द का प्रयोग। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य उड़ीसा के स्थान पर उड़िया किया गया। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या क्या थी? 100 थी, ठीक है। मई 2015 तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या 100 थी। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता को लेकर था। जनवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार अब तक संविधान में संशोधन की कुल संख्या 105 है। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 127वां विधेयक 2021 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को निर्धारण का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में किए गए कुल संशोधनों की संख्या कितनी है? ये 2016 की बात कर रहे हैं, 100 है। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार की निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देता है? 93वां। संविधान संशोधन के निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। संशोधन नियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 खंड 5 जोड़ा गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया वह 3C 803 है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में? 99वां संशोधन जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना है, ठीक है। संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक एवं भारतीय संविधान के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 99 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।
नेक्स्ट है राजभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे 24वां पार्ट राजभाषा। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है? देखिए, राजस्थानी नहीं है। राजस्थानी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में अंकित एक मिनट, हिस्सा नहीं है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुर, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली। ठीक है, देखिए 22 भाषाएं हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, मराठी, मणिपुर, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी? 343 ए। संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 343 ए के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। 355 में श्री बीजी खेल की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इनमें से किस भाषा को उल्लेख नहीं किया गया? देखिए, अवधि नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 8वीं भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में मैथिली, डोगरी, उड़िया सहित 22 भाषाओं सम्मिलित किए, जबकि अवधि भाषा शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 8वीं भाषा से संबंधित इस अनुसूची में मैथिली, डोगरी, उड़िया सहित 22 भाषाओं को शामिल किया, जबकि अवधि शामिल नहीं है। निम्न से किस भाषा को 1967 से भारत की राजभाषाओं की सूची में शामिल किया गया? 1967 से। देखिए, कोंकणी, सिंधी, नेपाली कौन सा है? मणिपुरी में सिंधी है। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं सूची में राजभाषा में शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुर, देखिए कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 2003 में 42वें संशोधन अधिनियम जो कि 2004 से प्रभावी द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं सूची में शामिल किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? अभी हमने पढ़े हैं, ये 2004। एक मिनट, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया और 2004 में ये प्रभावित हुआ। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। यह संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 243 से 351 तक संबंध भारतीय गणराज्य के आधिकारिक हिस्सा है। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? वो था 14। अनुसूची शामिल है बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी के बाद मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली,
सिंधी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बांग्ला और उर्दू। निम्न में से किस वर्ष राज्यसभा अधिनियमित हुआ था? 1963 में। राजभाषा अधिनियम 1963। दवा ले लो। कोने पे मेडिकल बैठे जहाँ खाला पराठा और तेरे सामने। हाँ ना क्या मेरा खाना बटला ही बंद करा छोड़ लूंगी। मैंगो सेट पैक करवा लिए। चेक मत करा, वो जाएगा दवा ले लो, ठीक है जी। ना ठीक वो पहले ही चेक करा दिया जाएगा, पहले दवा खा लेना। मिल रहा है। कूलर चालू करो। राजभाषा अधिनियम 1963 उन भाषाओं का है जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसदों के कार्य व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों के कतिपय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी। यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहलाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशित जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किस भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 हैं। 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूचीबद्ध किया गया। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषाओं का संबंध है। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 आधिकारिक भाषाएं, इन भाषाओं में से 14 भाषाओं के मूल संविधान शामिल है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? 343 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में भाग 17 में यह प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1963। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित हुआ था। 1965 में लागू हुआ था। भारतीय निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाली भाषाओं को निर्धारित करते हैं। संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भाषा, संसदीय कार्यवाही के लिए भाषा, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के लिए भाषा, उच्च न्यायालयों और निश्चित उद्देश्य के लिए भाषा। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा है? संस्कृत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा, जो वर्ष 2015 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यदि एक बार किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया तो उसे उत्कृष्टता केंद्र स्थापित के लिए वित्तीय सहायता की जाती है। वहां पर जहां उस भाषा की पढ़ाई होती है। वर्तमान में कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया, जैसे शास्त्रीय भाषा तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम।
ठीक है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? 343 का अंतर्गत राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की शासकीय भाषा प्रयोजन के होने वाले अंकों के रूप में भारतीय अंकों का आंतरिक रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है? तेलुगु, ठीक है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजभाषा सहित मुख्य भाषा भी है। यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के समवर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? कोंकणी। गोवा की राजभाषा दर्जा मिलने के बाद लिपि में देवनागरी कोंकणी को यहाँ की राजभाषा घोषित किया गया। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पर पुर्तगालियों का शासन रहा। 19 दिसंबर 1961 को यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया। इसकी राजधानी पणजी है। तमांग नेपाल में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं का समूह का नाम है। भारत में संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। 22 भाषाओं को, ठीक है। संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप में मान्यता है। मूल संविधान में 14 भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी, ठीक है। 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ठीक है। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली को 8वीं सूची में जोड़ा गया। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा कौन सी है? उर्दू है, ठीक है। तेलंगाना की दूसरी राजभाषा उर्दू है। तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से अलग होकर 28वां राज्य 2014 में बना गया। परतंत्र भारत के हैदराबाद नामक राजवाड़ी को तेलुगु भाषी क्षेत्र समेत बनाया। तेलंगाना शब्द का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। निम्नलिखित संविधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343A के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा की राजभाषा क्या होगी? देवनागरी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 43A के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा का राजभाषा हुई। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंधित है। इन उपबंधों को 4 शीर्षक विभाजित किया गया जो निम्न प्रकार से: संघ की राजभाषा, क्षेत्रीय भाषा, न्यायपालिका और जो विधि के पाठ की भाषा और अन्य विशेष निर्देशों के पाठ है। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 368A के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य का उपयोग किया जाता है? किस भाषा का उपयोग किया जाता है? अंग्रेजी, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 348A के अनुसार भारत में उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत हिंदी की संघ आधिकारिक व 243 के तहत, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा भारत की राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत रखा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों के आंतरिक रूप होगा जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत के अनुसूची भारत का दर्जा प्राप्त नहीं है? वो है गढ़वाली। भारत में वर्तमान में अनेक भाषाएं प्रचलित है परंतु भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्रदान की है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, मणि, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाब, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथाली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, ठीक है। देखिए पहले असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीर, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, नेपाली, बांग्ला, बोडो, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथाली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, ठीक है। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 8वीं सूची में सिंधी जोड़ी गई, ठीक है। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं सूची में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। 92वें संशोधन अधिनियम 1903 द्वारा 8वीं सूची में बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया 343A के तहत, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 343A के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया जिसमें कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए उपयुक्त अंकों का रूप भारतीय
अंकों के अंतरिक अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, भारत के संविधान में कौन सा शब्द हिंदी को संघ 243? ठीक है, संविधान को लागू होने से लेकर कितने वर्षों तक अंग्रेजी को संघ के लिए एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 15 वर्षों तक। लागू होने के 15 वर्षों तक। भाग 17 में अनुच्छेद 43 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अनुच्छेद 343 खंड 2(1) की बात होते हुए इस संविधान के प्रारंभ में 15 वर्षों तक अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया था, उनके लिए उनका ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया था। भारत में संविधान के अनुच्छेद 344(a) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, मूल संविधान में 14 ही भाषाएं सूचीबद्ध थी। एक बार 1 जोड़ा गया, एक बार 3 जोड़ा गया। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए प्रयास हेतु पुरुषोत्तम दास टंडन स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। वे हिंदी के देश की आजादी से पहले आजादी प्राप्त करने का साधन मानते और रहे, और आजाद मिलने के बाद आजादी बनाए रखने का हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा और वंदे मातरम राष्ट्र की स्वीकृति करने के लिए टंडन जी ने अपने सहयोगी के साथ एक अभियान चलाया। उन्होंने करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर और समर्थन पत्र भी एकत्रित किए थे। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को किस वर्ष लागू किया गया? 1965। कब लागू किया गया? 1965। राजभाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ की राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल के 1965 में लागू किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधित है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? 8वीं है। वर्तमान में 8वीं सूची में संविधान द्वारा मान्यता 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची में आरंभ में कुल 14 भाषाएं थी। 2017 के अंत तक कुल जानकारी अनुसार 22 भाग है भाई। 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 12 अनुसूची, जिसमें 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। संविधान में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में 22 है। निम्नलिखित में से क्या 8वीं सूची में उल्लेखित सरकारी भाषाओं से एक नहीं है? गढ़वाली नहीं है। ठीक है, केरल की राजभाषा क्या है? केरल की राजभाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया? 22। गोवा की कार्यालयी भाषा क्या है? कोंकण है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ठीक है, नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड का उत्तर पूर्वी राज्य जिसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 11 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 67 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या दर ऋणात्मक रही थी। ठीक है, अब लेंगे भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश के पद का उल्लेख है। ठीक है, यह भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है तथा भारत के विधिक मामलों को सलाह देता है। भारतीय संविधान के निर्धारित एकमात्र पदाधिकारी जिसे संघ और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय एवं व्यय के लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वह है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, अटॉर्नी जनरल, एजी बोलते हैं।
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्वतंत्र प्राधिकारी हैं जो लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक इसे संघ और प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के आय और व्यय का लेखा परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल थे? देखिए सबसे लंबे समय तक मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ थे। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का प्रावधान है जो भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह देगा। वो उच्चतम न्यायालय के में भारत सरकार का प्रमुख वकील होगा। मोतीलाल नेहरू चिमनलाल सीतलवाड़ प्रख्यात भारतीय विधि वक्ता थे जो भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले 1950 से 63 तक महान्यायवादी जो भारत के विधिक आयोग के 1955 से 58 तक अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में किसके पास केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षक आयोजित करने के संवैधानिक अधिकार होता है? नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के पास केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों का लेखा परीक्षा आयोजित करने के संवैधानिक अधिकार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 180 वित्त आयोग, 76 महान्यायवादी और 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? भारत के अटॉर्नी जनरल एजी होते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिसकी उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सदन के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही भाग लेने का दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में अधिकार बगैर भाग लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? 1976। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान दिए गए। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भारत सरकार की विधि संबंधित विषयों पर सलाह देते हैं और अपने कर्तव्यों को पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर धारित करता है और ऐसी परिसम्मित प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति अवधारित निश्चित करे। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष मिला? ये मिला 2020 में। भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का विस्तार वर्ष 2020 में मिला। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 में न्यायवादी का प्रावधान भारत के अटॉर्नी जनरल न्यायवादी आर वेंकटमणि हैं 2022। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार किसके पास होता है? महाधिवक्ता के पास होता है। विधिक मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने और विधिक स्वरूप व अन्य कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार महाधिवक्ता के पास होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रेरण पर धारण करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया कि प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो डैश होने के लिए पात्र हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी दिया है। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र हो। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रेरण पर धारण करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किसी संवैधानिक प्राधिकरण के केंद्र और प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारी प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। वो है भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा करने का अधिकार है प्रदान की गई, शक्ति प्रदान की गई महालेखक परीक्षक को। ठीक है, इनमें से किसे भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी माना जाता है? अटॉर्नी जनरल को। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76A के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य संघ सरकार को कानूनी मामले में सलाह देना। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है भैया? भारत के महान्यायवादी। भारत के अटॉर्नी जनरल का महानियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं।
संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के संविधान स्वतंत्र पद की व्यवस्था की, जैसे सापेक्ष में लेखा विभाग का मुख्य होता है। लोक वित्त संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रक राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पे होता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वो है उन्हें संसद के मतदान का अधिकार होता है। ये नहीं, उनके मतदान का अधिकार नहीं होता, लेकिन बैठने का अधिकार होता है। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कथन 3 सही नहीं है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का न्यायवादी न ही तो संसद का सदस्य होता है, न ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी समितियों को बोल सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। वह कोर्ट के सभी मामलों पर भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति नियुक्ति तथा 148 के तहत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक नियुक्ति प्रदान है। भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CGA का सम्मानित वर्ष काल कितना होता है? भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक CGA का, ठीक है, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का संविधान के तहत एक स्वतंत्र अधिकारी प्राधिकार है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 CAG, ठीक है, क्या बोलते हैं, नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों के संबंधित है। भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है अनिश्चित। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति योग्यता, पद, वेतन, कार्य, अधिकारियों का उल्लेख, इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, अतः उसका कार्यकाल निश्चित होता है। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों के बोलने का अधिकार है? महान्यायवादी AG अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, ठीक है। इनकी वाइफ इनको घर में भी AG बोलती होगी, AG सुनते हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के उप राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार की विधि अधिकारी होता है। यह ना तो संसद का सदस्य होता है, ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य, लेकिन उसे संसद में किसी भी सदन में बोलने का अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद 88 जबकि अनुच्छेद 165 में राज्यों का महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई। वर्तमान में भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? ये 2018 की बात कर रहे हैं। वर्तमान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल। भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किसकी द्वारा नियुक्त किए थे? राष्ट्रपति द्वारा। हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? बहुदलीय प्रणाली है। भारत सहित जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि देश में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। बहुदलीय प्रशासन प्रणाली व्यवस्था में विभिन्न दलों को अपनी सरकार बनाने का अवसर होता है। इस प्रणाली में अस्थिरता संकट भी बना रहता है। रूस, चीन, युगोस्लाविया जैसे देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था, जबकि इंग्लैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। जो पार्टी लोकसभा चुनाव में या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वोटों में कम से कम 10% वोट हासिल करे और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुना जाता है। 6 अगर एक मान्यता प्राप्त दल 4 लोकसभा सीटें जीतती है तो वो लोकसभा या विधानसभा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट हासिल करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, या किसी दल जिसे 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त है उस दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। टेरस तमिलनाडु राज्य पुदुचेरी नामक केंद्र शासित प्रदेश का एक भारतीय क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ये है AIADMK, ठीक है। भारत एक
AIADMK भारत का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1972 के मुंगेर में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री MG रामचंद्रन ने की थी। AIADMK का पूरा नाम अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कन्नडम है। इसका राजनीतिक सत्ता और प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश के पुदुचेरी सीमित है। कम्युनिस्ट नेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय थे। दवाई लोग इतना एस्टिमेट वहाँ है 120 रुपये दवाई क्या ले लेगा? 120 रुपये दवाई ले 2 फरक दवाई का होगा। डॉक्टर लेके लेगा। मेडिकल स्टोर वाला तो नहीं है सर, इनको मतलब कराने का नहीं जरूरत है। बात है कि इतनी का ही होगा मुझे ये बोलता है जीवन में बताओ तो हमारी इतनी से दवाई नहीं मुझे डॉक्टर से ना कहा हाँ डॉक्टर से चाहिए। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल या थर्ड इंटरनेशनल कहा जाता है जिसकी स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन द्वारा की गई थी। मानवेंद्र नाथ रॉय लेनिन के निर्माण पर निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तरफ से बने बनने वाले वे प्रथम भारतीय थे। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की? बताइए भैया। बहुजन समाज पार्टी बासपा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में दलित समुदाय के एक सदस्य काशीराम ने की थी। यह पार्टी मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे समाज में पीड़ित वर्गों की प्रतिनिधित्व करती भाजपा का चुनाव चिन्ह हाथी है। वर्तमान में भाजपा की अध्यक्ष सुश्री मायावती है। बहुजन समाज पार्टी को डैश के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है, हाथी। किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनाव में कहीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का डैश हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है, वो है 6। देखिए भैया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि इस्लाम को मानने वाले किसी भी शख्स के पास लिव इन रिलेशन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों के लोकसभा की सीटों का कितने % आरक्षण? 6%, सॉरी 2%। इसमें 2% लोकसभा की सीटें बोल रहा है।
भारत में एक राज्य पार्टी के रूप में एक राजनीतिक दल की मान्यता के लिए एक सीमा होती है जो वैध मतों के कम से कम यहाँ 6%। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1980 में हो गई थी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1964 में, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 1885 में और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1984 में। सबसे पुराना बहुजन समाज पार्टी वही 1885। भारत में मुख्य राजनीतिक दल तथा उसके स्थापना वर्ष निम्नलिखित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, भारतीय जनता पार्टी 1988, ठीक है, 1980 सॉरी, बहुजन समाज पार्टी 1984, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, तृणमूल कांग्रेस 1998। देखिए फिर से, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885 सबसे पुरानी, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 1984, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी 1980, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, तृणमूल कांग्रेस 1998। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? लाल गेंडा थे। कौन थे? लाल गेंडा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल गेंडा थे। मिजो नेशनल फ्रंट एक मिजो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य मिजोरम में सक्रिय है। इसका चुनाव चिन्ह टाइगर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जोरम थांगा है। निम्नलिखित में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है? घड़ी किसकी है भैया? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। चिन्ह घड़ी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना 10 जून 1999 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह नीले रंग की रेखीय घड़ी जिसमें 10:10 का समय दर्शाया गया है। राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अध्यक्ष शरद पवार है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं। भारतीय राज्य के निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल का नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं? गोवा फॉरवर्ड पार्टी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी गोवा की एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विजय सरदेसाई करते हैं, ठीक है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? मक्के और हंसिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक समन्वित दल है जिसकी स्थापना M.N. रॉय ने 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में किया था। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह मक्के और बाली की हंसिया है, ठीक है। पार्टी तो ज्यादा ही हो गया यार। मैं जीवन में इतनी कभी पार्टियां की नहीं जितना मैंने पार्टी कर दी। कौन है भारतीय राजनीतिक दल का चिन्ह? कौन से भारतीय राजनीतिक चिन्ह बाली और हंसिया है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार शिरोमणि अकाली दल पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? पंजाब। शिरोमणि अकाली दल पार्टी पंजाब राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। सुखबीर सिंह बादल इसके वर्तमान अध्यक्ष है। 2018 की बात कर रहे हैं। विश्व में सिखों की राजनीतिक आवाज देना इस दल का प्रमुख लक्ष्य। तराजू इसका चुनाव चिन्ह है। अकाली दल का गठन 1920 में सरदार सरमुख सिंह चुम्बुल एकीकृत अकाली दल के पहले अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सवादी नेता हैं? देखिए, सीताराम येचुरी है, ठीक है।
शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? महाराष्ट्र। शिवसेना महाराष्ट्र की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक बाला साहब ठाकरे हैं। इस दल का प्रतीक बाघ है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी लेफ्ट विंग राजनीति को पुजेरा समर्थन करती है, जैसे कि सभी के लिए भूमि काम करने के लिए अधिकार और वैश्वीकरण, पूंजीवादी और निजीकरण जैसे 9 उदारवादी नीतियों को जोरदार विरोध? ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है। एनटी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी कब स्थापित की? ये 29 मार्च 1982 को। एनटी रामा राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 को आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता थे। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल से हैं? ये हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति दल से हैं। किससे हैं? तेलंगाना राष्ट्र समिति दल से हैं। कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक एक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्र समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये 2018 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के नेतृत्व एवं चंद्रबाबू नायडू करते हैं? ये है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी 29 मार्च 1982 को भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष 2018 की बात है, इन्हें लिखेंगे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लोक के संस्थापक, आम इंडिया पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लोक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, ओम गण परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार हेमंत है। कौन सी राजनीतिक पार्टी तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी द्वारा शुरू की गई थी, जो बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दी गई? राजा राज्यम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक पार्टी दल था। प्रजा राज्यम पार्टी, इसकी स्थापना तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी ने 26 अगस्त 2008 में की थी। 6 फरवरी 2001 को आधिकारिक रूप से इस दल का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन थी? भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय पद पर सत्ता में आने वाली पहली राजनीतिक पार्टी जनता पार्टी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975 के बाद जनसंघ सहमति भारत में प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। जनता पार्टी 1970 से 1980 तक भारत सरकार द्वारा नेतृत्व किया गया। इस पार्टी के गठबंधन से प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आंतरिक मतभेदों के कारण सन 1980 में जनता पार्टी टूट गई। पश्चिम बंगाल में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में है? तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1988 में की थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह जोहरा घास फूल है। वर्तमान में 7वीं लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की। C.F. थॉमस ने भारतीय दल राज्य में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया? केरल कांग्रेस एम। इसका गठन जो हुआ था 1979 में। केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद नेता अध्यक्ष में K.M. मणि है। इनके कार्यकारी P.J. जोसेफ है और इसके उपाध्यक्ष C.F. थॉमस है। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? ये है उड़ीसा। बीजू जनता दल भारतीय राज्य उड़ीसा का एक राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र नवीन पटनायक करते हैं, जो वर्तमान के
मुख्यमंत्री। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1970 को हुई थी। एक मिनट मैं देखना चाहता हूँ कि खत्म है कि नहीं। अच्छा ये यहाँ पे भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ठीक है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण रूप भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इस समय वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जो 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ई मधुसूदन निम्नलिखित में से कौन राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं? ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ठीक है, ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता है। वर्तमान में यह 2010 से ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करने की स्थापना सन 1972 में पूर्व अभिनेता राजनीतिक एमजी रामचंद्रन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? ये जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य में अब तक के सबसे युवा और जम्मू कश्मीर के 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अमर अब्दुल्ला 2018 की बात कर रहे हैं भाई, इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है। आम आदमी पार्टी का गठन वर्ष 2012 में। ठीक है, 26 नवंबर 2012 को जनता मतलब दिल्ली में किया गया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना कब की हुई? CN अन्नादुरई। ठीक है, देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो तो राजनीतिक पार्टी के रूप में हो तो उसे पूरे भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में माना जाएगा। 4, यदि किसी राजनीतिक दल की किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव में या उन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वैध मतों को कम से कम 6% मत और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो तो राजनीतिक दल में 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, तो उसे एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है। राजनीतिक नेता नवीन पटनायक उड़ीसा से है भैया। ये देखिए, ये पटनायक लगातार 5वें मुख्यमंत्री बनने वाले उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बीजू पटनायक दल से संबंधित हैं। उड़ीसा के बीजू जनता दल संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के पुत्र। भारतीय राजनीतिक नेता नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से हैं? बिहार। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को भारत के बिहार राज्य में हुआ। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यू के नेताओं में से प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए रुक जाइए।